नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दोपहर की नंबर 1 डिबेट में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। खाने में गड़बड़ी करने वालों पर यूपी में एक्शन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा आदेश आया है। होटल रेस्टोरेंट मालिकों को नाम बताने होंगे। खान पान की चीजों में मिलावट स्वीकार नहीं होगी। खान पान की चीजों की शुद्धता बहुत जरूरी है और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। होटल्स हो चाहे रेस्टोरेंट्स हो, वहां पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। जो शेफ होते हैं, जो वेटर होते हैं, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। खाने पीने में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं, आप अलग अलग जगह की तस्वीरें देखेंगे तो समझेंगे। कहीं पर जूस में यूरिन, आज खबर आई शामली से, जूस में थूक मिलाया जा रहा है। तो पहचान बताओगे तो धंधा कर पाओगे, ये एक तरह से कहा जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कई बार जूस में, खाने में ऐसी मिलावट कर दी जाती है जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ में रविकांत भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, और हमारे साथ में हमारे सहयोगी राकेश पांडे भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। लेकिन एक बार रविकांत, जरा आपके पास जरा बताइए क्या अपडेट है आपके पास, क्या कुछ आदेश आया है? देखिए हिमांशु, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल बैठक ली है और इस बैठक में जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं उनको ये आदेश दिया गया है कि किसी भी कीमत पर न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आहत होने से रोका जाएगा, बल्कि जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो यूपी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, जहां पर खाद्य पदार्थ की चीजें बनाई जाती हैं, उनकी गुणवत्ता जो है वो खरी होनी चाहिए। इसको लेकर लगातार जो फूड इंस्पेक्टर हैं वो उसकी जांच भी करेंगे। लेकिन जो बहुत सारी तस्वीरें आ रही थी जहां पर इस तरीके के आरोप लग रहे थे कि जानबूझकर खाद्य पदार्थ में थूकने का, मूत्र मिलाने का, ये बहुत सारी घटनाएं हाल के दिनों में देखने को मिली हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई और इसमें खाद्य विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनको ये आदेश दिया गया है कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। गुणवत्ता को किसी भी कीमत पर मेंटेन बहुत करना जरूरी भी है। ये सख्ती जो यहाँ पर नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिखाई गई है, ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि ऐसी तस्वीरें आई हैं। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, सही मंशा से एक फैसला यहाँ पर लिया गया है। हो सकता है इस पर आने वाले वक्त में राजनीति हो, लेकिन इसकी जरूरत भी थी। नहीं, हो नहीं सकता है माशू, इस पर राजनीति होगी। क्योंकि आप याद करिए, कांवड़ के समय में, सावन के महीने में जब कांवड़ यात्रा निकलती है, उस दौरान कांवड़ के रूट पर जो दुकानें हैं, खाने पीने के जो प्रतिष्ठान हैं, उन पर यह फैसला था कि वो नाम उजागर करें, वो अपनी पहचान उजागर करें। और किस तरीके से मामला गया था, बवाल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है उस पर स्टे दिया था उस समय के लिए। लेकिन अब चूंकि आप देखिए, तिरुपति प्रसाद के बाद जिस तरीके से खाने पीने की शुद्धता को लेकर एक मुहिम सी चल पड़ी है, अलग अलग जगहों पर प्रसाद में किसी तरीके की मिलावट ना हो। कई जगहों से सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई हैं, जिन तस्वीरों में आप देखिए यूरिन मिलाते हुए दिखाई दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले जब गोरखपुर में थे और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि चलो कम से कम यहाँ पर शुद्ध भोजन तो मिलेगा, शुद्ध खाना तो मिलेगा, वहां पर किसी तरीके की मिलावट तो नहीं होगी। और मिलावट तो फिर भी ठीक है, लेकिन कोई यूरिन मिला दे जूस में, कहीं थूक मिला दे, इस तरीके की बातों का उन्होंने जिक्र किया था। इसीलिए जो फैसले हैं वो फैसले बड़े हैं और जिसमें साफ तौर पर सीएम की ओर से कहा गया है कि जूस हो, दाल हो, रोटी हो, खाने पीने की चीजें हैं, इनमें किसी भी तरीके का अपशिष्ट आप मिला नहीं सकते हैं। यह भी कहा गया है कि जितने प्रतिष्ठान है खाने पीने के हैं उनकी सघन जांच होगी। पहले भी सरकारों में एक विभाग है जो अलग अलग रेस्टोरेंट या फिर मिठाई की दुकान है, वहां पर खाने की क्वालिटी क्या है उनको वो चेक करे। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो, और किस तरीके से एक्टिवेट और तेजी से हो, इस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा जो एक बड़ी बात है और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस पर सियासत हो सकती है, और जाहिर सी बात है अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाए कि खान पान के जो केंद्र है, संचालक है, खबरें आई, ये तस्वीरें आई हैं, उन्हें देखकर लोग किस पे भरोसा करें ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब इतना कुछ मिलावट हो रही है, इतना कुछ मिलाया जा रहा है कि इंसान भरोसा ही नहीं कर पा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, ये पहला मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी ने इस विषय पर कुछ कहा हो। 4 दिन पहले गोरखपुर में क्या कहा, जिसका जिक्र भी राकेश कर रहे थे, वो जरा सुनिए। गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं,
आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, आपको शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। जो मिलेगा शुद्ध मिलेगा, और ये जरूरत भी है। बहुत सारे लोग हैं जो घरों से बाहर रहते हैं, मजबूरी है होटलों में खाना खाना, मजबूरी है फल लेना, जूस पीना, और फिर जब ये होता है तो फिर क्या बीतती होगी समझिए। अब चलिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आज इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर सौरभ मालवीय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं, तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, फैसला ले लिया गया है और आदेश भी दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, मंशा साफ है, स्पष्ट है कि जिसको भी जो भी मिले वो शुद्ध मिले। शुद्ध के लिए ये युद्ध जो शुरू हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से लगातार शिकायतें मिल रही थी, वीडियोस पब्लिक डोमेन में है कि किस तरीके से, एक तो होता है मिलावट करना और एक तमाम प्रकार के वीडियोस पब्लिक डोमेन में है, थूक लगाकर, मानव अपशिष्ट मिलाकर खाद्य पदार्थों को ग्राहकों को देना। तो राज्य का दायित्व है कि जो भी ग्राहक दुकान तक जाता है उसको उसके आस्था के अनुसार शुद्धता से, और जो मानक है केंद्र सरकार का, उपभोक्ता विभाग का, उसके अनुसार ग्राहक को, उपभोक्ता को चीजें मिले। इसके लिए कदम योगी आदित्यनाथ जी ने उठाया है। सभी खाद्य विभाग से जुड़े अधिकारियों को निर्देश जारी हुआ है कि शुद्धता भी हो और रेस्टोरेंट के मालिक, प्रमोटर्स, उनके नाम लिखे जाए, और किचन से लेके हर जगह पे रेस्टोरेंट और ढाबों में सीसीटीवी भी लगे, जिससे वो रिकॉर्ड में हो कि कहाँ क्या किस तरीके की गड़बड़ी हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ। और इसको पूरे मनोवेग से सरकार लागू करेगी। जिस तरीके से अभी प्रसाद में भी मिलावट की बात सामने आई है, तो ये इसको गंभीरता से उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर दिख भी रही है। समाजवादी बिल्कुल शुक्ला जी, और ये दिख भी रहा है और ये बहुत अच्छा कदम है, ये कहा जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या सोचती है लारी साहब? देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको बिल्कुल भी आप ये ना लीजिए कि शुद्ध खाना क्या समाजवादी वाले नहीं खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, 100% खाते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा और सख्त कानून होना चाहिए। जैसे कोलगेट पेस्ट है और जो भी पेस्ट है, इसमें जानवरों की हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है, वो भी, उसका भी जिक्र होना चाहिए। यहाँ क्या नाम है, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें जानवरों के फैट का इस्तेमाल किया जाता है, फिश फैट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लिपस्टिक है, लिपस्टिक में जिक्र होना चाहिए कि ये क्या नाम है, कौन लगा सकता है, इसमें फिश ऑयल का इस्तेमाल है। तो हमारी कई हिंदू बहनें हैं, कई, मेरी अपनी सगी भाभी भी है, शी इज अ वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, वो खाती नहीं है नॉनवेज, छूती भी नहीं है, और लेकिन उनको मालूम है कि लिपस्टिक में फिश ऑयल है, शी यूज द फिश ऑयल लिपस्टिक, और लिपस्टिक बिना उसके कंप्लीट नहीं होती। इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। पेस्ट वगैरह है, उसमें भी ये चीज ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, 2 कदम और आगे बढ़ना। मिलावट एक सुन कर लीजिए सर, मिलावट की बात रही तो मिलावट तो इतनी है कि कुछ लाख लीटर दूध प्रोड्यूस हो रहा है और कई लाख लीटर दूध की सप्लाई हो रही है, मिलावट ये भी हो रही है। पनीर कहाँ से बन रहा है, ये कहाँ से, ये चीजें बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इस भी पर होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर अपशिष्ट मिला दिया जाता है, कहीं पर थूक मिला दिया जाता है, कहीं पर मूत्र मिला दिया जाता है ना, उसको तो गोली मार देनी चाहिए आदमी को। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। प्रेम कुमार जी, ये कहा गया है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश दे दिए गए हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, इस मामले में सख्ती बरती जाए तो इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। पर होता क्या है कि जो नाकामी होती है, नाकामी को पर्दादारी के लिए नए निर्देश ले लिए जाते हैं। अब तक जो घटनाएं आई हैं उस पर क्या काम हुए, क्या एक्शन हुआ, किसको सजा मिली, किसको पकड़ में लाया जाए, इस पर पर्देदारी करने के लिए नए निर्देश ले लिए जाते हैं। ठीक है, और ये पूरे देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, ऐसी चीजें हो रही। 2 तरह से चीजों को देखिए, एक वो शरारती घटना
जिसमें कि थूक लगाना वगैरह शामिल है। और दूसरा जो संगठित तरीके से कारोबार किया जाता है मिलावट करके, आज ही एक बस्ट हुआ है पूरे देशव्यापी, ये बस्ट हुआ है कि पूरे सरकारी अस्पतालों में जो दवाएं सप्लाई हो रही थी उसमें टेलीकॉम पाउडर और सैक्रिन का मिक्सचर सप्लाई हो रहा है देश भर के सरकारी अस्पतालों में। तो ये बहुत बड़ा मामला, ऐसे मामले जो होते हैं, बस्ट होते हैं, तो उसको उस पर एक्शन जब तक नहीं लेंगे तब तक वो ये चीजें होंगी। अच्छा, अगले मुद्दे पर जाऊं, इस पर विक्रम सिंह जी से भी एक रिएक्शन लेता हूं। सर, कैसे देख रहे हैं आप? हिमांशु जी, हमारे विद्वान पैनल से आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि सब एक राय एक मत है, और मैं बिल्कुल सहमत हूं। अगर व्यक्तिगत मेरा हो, मैं पूरी तरीके से मैं जनाब तारिक साहब के साथ हूं, लेकिन मैं वही कहूंगा कि इनमें आजीवन कारावास का प्राविधान तो होना ही चाहिए, और वो सजा, वो चाहे तिरुपति में लड्डू का केस हो या चाहे जगह जगह जहां पर मल मूत्र आदि सब डाला जाता है, इनके ऊपर आजीवन कारावास का प्राविधान होना ही चाहिए। जो बात लिपस्टिक की है, टेल्कम पाउडर की, दवा की है, उसमें भी यही प्राविधान होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। सौरभ मालवीय जी, आपकी नजर में कैसा है फैसला? निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है योगी सरकार के द्वारा, लेकिन हमें समझना होगा कि आखिर मानव समाज में, मानव सभ्यता में, जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाले इस तरह के कुकृत्य किए जा रहे हैं, तो यह मजहब, पंथ और धर्म के तरफ क्यों जा रहा है? तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए और दंड का प्राविधान होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार रिपीटेशन है, ये बार बार और इस पर बहुत जरूरी कदम उठाना होगा। देखिए, अब आप लोगों से मैं बात करूंगा, लेकिन अब जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो डिबेट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर बात करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की मुश्किलें उन्हीं के सिपाही यानी नेताओं ने बढ़ा दी है? ये सवाल हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बलात्कार, अपहरण, धमकी के बाद अब नकली नोट गिरोह में समाजवादी पार्टी के 2 नेता गिरफ्तार किए गए। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट गैंग का पांडाफोड़ हुआ और इस गैंग का मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी लोहिनी वाहिया का सचिव रफी खान उर्फ बबलू को बताया जा रहा है। साथ ही समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष नौशाद खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। सवाल है, देश की अर्थव्यवस्था को चपत लगाने की इंटरनेशनल साजिश रचने वाले इन नेताओं पर क्या अखिलेश यादव कार्रवाई करेंगे? सवाल यह भी है कि समाजवादी पार्टी नेताओं के काले कारनामे उपचुनाव का अहम मुद्दा बनेंगे। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। एक रिपोर्ट आपके सामने, उससे पहले चलिए ठीक है, रिपोर्ट नहीं, लेकिन यहां पर आपने देखा कि ये 2 लोगों के नाम सामने आए हैं और इनके बारे में और भी डिटेल दे देंगे और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो लारी साहब, ये बड़ा गंभीर मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। अभी तक बीच में कुछ मामले आए थे बहुत सारे लोगों के, बीजेपी बोल रही थी जहां अपराधी वहां समाजवादी, लेकिन अब इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, पहली बात है कि बिल्कुल सही है कि वो समाजवादी का वो प्रकोष्ठ का जो आप बता रहे हैं कि वो है। मैंने एफआईआर देखी है, जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी ये चीज का जिक्र है। इसमें कोई हम मना नहीं करते, लेकिन इस आदमी के खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर सकती है वो करनी चाहिए, और पार्टी से जो कार्रवाई होगी वो तो सुनिश्चित होगी। हमारे वहाँ इस तरह के लोगों का कोई भी गुंजाइश नहीं है कि वो पार्टी में रहने लायक भी हो, और ये मामला आज का है और इसमें बहुत सख्त कार्रवाई अखिलेश जी बहुत जल्द लेंगे। उनके संज्ञान में ला दिया गया है, उनको मालूम भी है। मैं बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि हाँ संज्ञान में है, हम इसमें देख रहे हैं क्या मामला है। मामला देखकर इस पर जो भी कार्रवाई होगी हम उस कार्रवाई को करेंगे, और सरकार फ्री है कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, क्योंकि नकली नोट के साथ पकड़ा गया है। हमको इसमें कोई एतराज नहीं है कि सरकार कोई कार्रवाई कर रही है। हाँ, लारी साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब जरा एक बात और बताइएगा, क्या इससे समाजवादी पार्टी की इमेज पर असर नहीं पड़ेगा? समाजवादी पार्टी की इमेज पर असर नहीं पड़ेगा इससे? क्योंकि एक के बाद एक ऐसे मामले आ रहे हैं जिससे सवाल तो उठ रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि इमेज पे असर पड़ेगा। लेकिन कुछ देखिए, अब जैसे एक आतंकवादी एमपी बन गई तो हम क्या कहेंगे पूरे पार्टी बीजेपी जो है वो क्या नाम है आतंकवादी थी, या हम कहें कि जितने सांसद बैठे हुए तो वो सब आतंकवादी थे? नहीं, एक मिलिट्री का आदमी आतंकवादी के उसमें पकड़ा गया, कर्नल पुरोहित, तो क्या हम कह दें कि पूरी आर्मी आतंकवादी है? ऐसा नहीं हो सकता है। समाजवादी का एक बंदा अगर पकड़ा गया है तो उसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि पूरी समाजवादी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है।
मैं खुद भी हूं, क्या मैं इस तरह का कृत्य करता हूं या अखिलेश जी इस तरह का कृत्य करते हैं या जितने और भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं और भी लोग हैं, क्या वो करते? करोड़ों में अगर एक दो आदमी निकल आए हैं तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी पूरी इस तरह से। अब इस ये बात कहना बिल्कुल गलत ठीक है। होगा। चलिए, शुरुआत में आपने ये बात मानी और ये भी माना कि इससे असर पड़ता है समाजवादी पार्टी की इमेज पे असर पड़ता है, इमेज पर सबके अच्छी बात है। प्रेम शुक्ला जी की बीजेपी में पकड़े जाएंगे तो उनके भी इमेज पर असर पड़ेगा। चलिए, मैं मनीष जी के पास आऊं, लेकिन एक बार पहले मैं डीजीपी साहब से समझना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी हैं। विक्रम जी, ये बताइए कितना गंभीर मामला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात देश की अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचाने की कोशिश है। हिमांशु जी, सबसे पहले मैं तारिक साहब की बातों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने जितने निर्भीक तरीके से वक्तव्य दिया है, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं। अब मैं कहता हूं कि इतना गंभीर प्रकरण है कि जब से पाकिस्तान के नकली नोट की फैक्ट्री जो बहावलपुर में चलती थी, आईएसआई ने डाइस जर्मनी से मंगाए और जो कलर थे उनको भी वहां से उन्होंने उस जगह से मंगाए, लंदन से, जहां के हमारे सिक्योरिटी प्रेस में नोट छपते थे। और नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर के जरिए जहां से ये स्मगलिंग होती थी, जब से नोटबंदी हुई इनका दिवाला निकल गया आईएसआई का। तो ये स्लीपर सेल, इनको अब मैं स्लीपर सेल कह रहा हूं, और स्लीपर सेल के माध्यम से ये नामुमकिन है कि निजी तौर पे कोई हथियार इतने सिम कार्ड और लग्जरी कार्स और प्रिंटिंग और ऐसी कर लें कि 6 लाख के नकली नोट बना लें। जब आईएसआई के नोट आते थे तो 40% के प्रॉफिट पे ये बाजार में उतारे जाते थे, गोरखपुर, महाराजगंज आदि। अब जब वो कॉटेज इंडस्ट्री खत्म हो गई तो ये बड़ी इंडस्ट्री शुरू हो गई, इसलिए इसका कमर तोड़ना जरूरी था। इनके लिंक सीमी से हैं और तारिक साहब के बयान के बाद मैं चाहूंगा कि इस बयान को आप जन जन तक पहुंचाएं कि हम जी और सब जगह पहुंचाएं कि इनके ऐसे अवांछनीय पाकिस्तान परस्त लोगों के साथ कोई खड़ा ये नहीं बहुत है। बड़ी बात है, क्योंकि तोड़नी नेपाल चाहिए। से लिंक है, नेपाल से सारी चीज ऑपरेट होती थी और नेपाल में किस तरह की गतिविधियां होती हैं भारत के खिलाफ, मतलब अलग अलग, जैसे आईएसआई है, कहा जाता है कि वहां पर उनके बहुत सारे स्लीपर सेल एजेंट एक्टिव रहते हैं और कोशिश हमेशा ये रहती है कि भारत को कैसे भी खोखला किया जाए। मनीष शुक्ला जी, मैं एक बात एक रिएक्शन ले लेता हूं मनीष शुक्ला जी का, फिर आ जाता हूं दोबारा आपके पास। हाँ, बस छोटा सा बात। अच्छा, बोलिए बोलिए, 1 मिनट लारी जी बोलिए, कंप्लीट करिए, फिर आता हूं। मैं विक्रम सर हमारे भी परिचित हैं, हम उनके परिचित हैं, दोनों एक ही जगह से हैं। हम लोग उस परिवार को बिलोंग करते हैं कि आज हम लोग थोड़ा स्टेबल हो रहे हैं फाइनेंशियली, क्योंकि दुनिया बहुत आगे गई है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने वो उस चीज को अकोमोडेट नहीं किया था। अब हमारे बच्चे लोग कर रहे हैं। हम लोग अभी तक मर्सिडीज और BMW तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मैंने देखा है जो आदमी जिसके बाप साइकिल से चलते थे, जिसके दादा पैदल चलते थे, वो आज मर्सिडीज से चल रहे हैं। इस चीज की जांच होनी चाहिए। विक्रम जी समझ रहे हैं मैं क्या बात कह रहा हूं, क्योंकि ये इंडिविजुअल किसी के बारे में बोल रहे हैं, या तो आप नाम ले लीजिए या फिर हो सकता है किसी ने मेहनत करी हो। नहीं, मेहनत नहीं है। मैं आगे मैं बताता हूं सर। ठीक है। मिर्जा दिलशाद बेग जिनका कत्ल हुआ था आईएसआई के एजेंट, इन लोगों ने ये नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूं। लारी कार्डियोलॉजी सेंटर बनवाया है लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, जहां ठीक है मनीष शुक्ला जी, गंभीर मामला है। हालांकि लारी साहब आप हंस रहे हैं, लेकिन ये सोचिए समाजवादी पार्टी के लिए कितना गंभीर मामला है, अखिलेश यादव के लिए कितना गंभीर मामला है। मनीष शुक्ला जी, कुछ चीजें मैं कह नहीं, मनीष शुक्ला जी अपने मुंह से बोल नहीं सकता हूं। अयोध्या, कन्नौज, भदोई, जी हिमांशु, मऊ के बाद रामपुर, रामपुर के बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद अब ये कुशीनगर, बताइए। देखिए, हत्या, लूट, डकैती और बलात्कारी के बाद अब नकली नोट, जाली नोटों के धंधे में भी समाजवादी पार्टी के नेता गिरफ्तार किए गए हैं। कुशीनगर की जो घटना है, जो गिरफ्तारी है, उससे स्पष्ट है कि किस तरीके से ये लोग इन्वॉल्व थे। रफीक खान और नौशाद खान, अखिलेश यादव को अब सामने आके बयान देना चाहिए कि ये जो नौशाद खान, जो उनके सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उसके साथ कौन सी सांस्कृतिक गतिविधि चलाते थे ये लोग, ये धंधे में कौन कौन लोग शामिल थे, उनको बयान देना चाहिए। चूंकि अयोध्या में जो मुहित खान था, उसको आज तक इन्होंने नगर अध्यक्ष पद से नहीं हटाया है। तो एक ये संजाल चल रहा है, और जिस तरीके से अपराध और अपराधियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी, और जिस तरीके से उनके संरक्षण में बयान देते हैं, उसके नाते से जरूर कहीं न कहीं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। और आज तारिक जी के बयान तो ठीक है, लेकिन अभी इनके एक प्रवक्ता का बयान मैं दूसरे चैनल पे सुन रहा था। वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह के FIR दर्ज किए गए हैं जी। तो बयान आने लगे हैं, तारिक अहमद लारी नहीं दे रहे वो अलग बात है,
लेकिन समाजवादी पार्टी के अन्य प्रवक्ता इस तरह की बात करने लगे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जाली नोटों का चल रहा था जिसके कई देशों में तार जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव से मेरा सवाल है बताइए कि इस धंधे में कौन कौन लोग शामिल हैं। हाँ। धंधे में जो प्रॉफिट है वो कहाँ कहाँ बढ़ता है ये भी बताए आज। सामने आना चाहिए यानी अखिलेश यादव जी को। प्रोफेसर सौरभ मालवीय जी, मामला तो बेहद गंभीर है, लेकिन समाजवादी पार्टी का अब क्या स्टैंड होना चाहिए, खासतौर पर अखिलेश यादव जी का? क्योंकि हमने देखा है पहले जीरो टॉलरेंस की नीति रही है पुराने वक्त में, जब कोई आपराधिक प्रवृत्ति का नेता होता था तो उसके खिलाफ खुलकर खड़े होते थे अखिलेश यादव जी। देखा है हमने ऐसा। निश्चित तौर पर हिमांशु जी, यह बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है और ये देश के वास्ते है, राष्ट्र के वास्ते है, समाज के लिए गंभीर है। राजनीति से ऊपर भी उठ के देखने की जरूरत है इसको। और मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव में तो बड़ी संभावनाएं भी देखी जा रही हैं, लेकिन यह जो कृत्य उसने किया है नौशाद खान, ये बिना पॉलिटिकल वरदस्त के संभव नहीं है। क्योंकि आज लॉ एंड ऑर्डर की बात यदि योगी सरकार कर रही है तो उस सरकार के सीने पर बैठ के इस तरह से दुस्साहसिक कार्य करना, एक तो सरकार को लाल झंडा दिखा रही है और ऊपर से राजनीतिक आकाओं को खुश कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए तुरंत अखिलेश यादव को अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। बल्कि अभी सपा के जो अट्टहास कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो मुझे लगता है इतना गंभीर नहीं है इस मुद्दे को लेके। पर अखिलेश यादव को जरूर आगे बाहर और ये स्पष्ट चित्र करना चाहिए कि मेरा उससे कोई तालमेल नहीं और सरकार के साथ हूं, उसको कठोर कार्रवाई, कठोर दंड दिया जाए। प्रेम कुमार जी जी, इसमें क्या शक है कि जब कोई मामला सामने इस तरह से आए तो उस पर सजा हो, इसमें तो कोई शक नहीं है, सबको होना चाहिए। पर जब बहस जब राजनीतिक होती है तो ये बात भी है कि कोई क्राइम कितने समय से हो रहा है और लंबे समय से हो रहा है, तो फिर सरकार, उसकी खुफिया एजेंसियां, पुलिस, उन सब पर भी प्रश्न उठते हैं कि ये अगर लंबे समय से हो रहा है तो कैसे हो रहा है। काले नोट का कारोबार, नोटबंदी के बाद से जो फिगर है आरबीआई का, काले नोट ज्यादा पकड़े गए हैं, देश में पकड़े गए हैं, इसका मतलब चलन में भी है और एक्शन भी है, दोनों ही बातें हैं साथ साथ। लेकिन देश में काला कारोबार नोट का चल रहा है, ये सच है। अब इसको एक राजनीतिक दल से जोड़ देना, ये राजनीतिक दल जाने एक दूसरे को आरोप लगाएं, लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल ये दावा कर सकता है क्या कि उसके सारे नेता कार्यकर्ता किसी किस्म के अपराध से मुक्त हैं? और अगर अपराध में है तो क्या मान लिया जाए कि उस पार्टी को ही आप बोलिए कि वो भी अपराधी है? एक अपराधी के संदर्भ में बात हो रही है प्रेम जी, एक अपराधी के संदर्भ में बात हो रही है, पकड़े हुए अपराधी के संदर्भ में बात हो रही है, राजनीति की सूचिता पर बात नहीं हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मेरे पास खबर है, 1 साल पहले की खबर है, और उसमें है कि बीजेपी नेता ने 9 लाख में बदलवाए रेप हत्या के बयान, एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार, 14 लाइन हाजिर, किराएदार दलित लड़की से किया था रेप, फिर पिता की हत्या। ये सामान्य अपराध है, क्राइम है, बलात्कार है। तो लेकिन क्या है कि एक तो हत्या, फिर बलात्कार और फिर उस मामले को निपटाने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत, ये सारी चीजें का खुलासा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या अपराध, क्या बीजेपी को आप दोषी करार देंगे? सुनिए ना प्रेम कुमार जी, मैं तो पत्रकार होने के नाते उस खबर को भी कहता हूं, वो अगर बीजेपी नेता है तो उसने बहुत गलत किया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ बीजेपी से भी पूछने चाहिए। लेकिन आज आप जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं वहां पर भी सवाल खड़े होता है। ये किस तरह का नेक्सस होता है, संगठित अपराध नेपाल से किया जाता है, ये आपने देखा है। हमारी एजेंसी और खुफिया एजेंसियों के कोई इनपुट पर ही ये बड़ी कार्रवाई हुई होगी, ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ कुशीनगर की पुलिस ने कर लिया। सिर्फ एक लाइन कह रहा हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा कि पूरी पार्टी को एक घटना से जोड़ के क्रिमिनल बताना, ये टारगेटेड हमला नहीं होना चाहिए। आप जांच कीजिए ना, अगर पार्टी के लिंक्स मिलते हैं, पार्टी के, ये बात ठीक है, इसको आगे मैं पहुंचा देता हूं। हाँ, ये हम कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ लारी जी, फिर शुक्ला जी के पास। लारी जी और बोल दें, स्मैट कर ले। हाँ देखिए, बात मेरी जो थी वो तो थोड़ी भाई ने अभी कंप्लीट कर दी कि एक आदमी को लेकर आप पार्टी को पूरा नहीं कह सकते हैं। हाँ। अगर इतने सारे बाबा बलात्कार के इल्जाम में जेल में हैं तो क्या हम पूरे संतों की कम्युनिटी को कह दें कि वो सब संत बलात्कारी हैं?
ये नहीं हो लारी सकता साहब, है। ये क्या हमने भी उम्मीद नहीं करी और ना ही हम ये कहेंगे। लेकिन लारी जी एक मिनट सुनिए ना सर प्लीज। जितनी साफगोई से आप अपनी बात रखते हैं, और मैंने अखिलेश यादव जी को जब से मैंने सुना है और जब मैंने देखा है कि कितने ऐसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं, तो अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो एक बार खुद आ जाएं। कई मुद्दों पर वो बोलते हैं, बयान देते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, इस पर भी आ जाएं। तो इंतजार करिए ना इसका। हाँ। क्या पल पे वो 10-10 मिनट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हर मुद्दे पे? ये मामला तो बात सुनिए। आपके कहे अनुसार तो कोई करेगा नहीं। या तो एक काम करते हैं हम ऐसा करते हैं कि टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ से पूछते हैं कि हमको पार्टी कैसे चलानी चाहिए, कब हमको बाथरूम जाना चाहिए, कब हमको उठना चाहिए, कब हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, कब अगर हमको आप रैली पार्टी करनी अच्छे चाहिए, तरीके कब से हमको चला डिक्लेयर सकते हैं तो करना ये चाहिए। फैसले आप ले तो सकते हमें हैं। अगर आप नहीं, तो मंगेश हम यादव आपसे के मुद्दे पूछ पर कर आ करें। सकते हैं तो ये फैसला हम भी आप आपसे ले पूछ सकते कर हैं। करें। अगर आप हम कल आपसे वाले पूछ कर मुद्दे पर करें। अनुज प्रताप सिंह के पे बोल सकते हैं तो इस पर भी आप बोल सकते हैं। तो अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी हुई ना, गंभीर अनुज मुद्दे प्रताप सिंह का पर परसों ट्वीट करते एनकाउंटर हैं हुआ था। अखिलेश एक यादव मिनट सर, एक सबसे मिनट। उत्तर प्रदेश में मालवीय बड़े जी, अच्छे पढ़े लिखे पंडित जी जरा 2 मिनट दीजिएगा। पंडित जी 2 मिनट। पंडित जी मालवीय जी एक मिनट फिर आता हूँ, प्लीज आता हूँ। पंडित जी मालवीय जी मालूम है आता हूँ। आपको, पंडित जी मालूम है पीडीए से आपको तकलीफ हो रही है, मालूम है। थोड़ा तकलीफ और सह लीजिए, 2027 तक और सही है, उसके बाद फिर मसाले लगेंगे, चिंता ना करिए। मैं ये कह रहा हूं अभी कल का मुद्दा हुआ है, आज मुद्दा हुआ, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी परसों के मुद्दे पे, आज एक मुद्दा हुआ है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। आप इंतजार तो करिए। आप तो चाहते हैं बस जाएं और जाके माइक लगा दें, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर सीखना है तो फिर अरे तो सुनिए ना, मोबाइल सब साथ में रखकर चलते हैं। हर छोटे से छोटे मुद्दे पर तुरंत ट्वीट करते हैं ना, साधु संतों पर तुरंत बोलते हैं ना। आप लोग तो इमीडिएट नहीं, साधु संतों पर तुरंत बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जब मोबाइल है, आप एक्स पर पोस्ट कर सकते हैं, कुछ तो बोलिए। या आप सोच रहे हैं या बोला नहीं जा रहा है कि क्या बोले? तुरंत उन्होंने नहीं बोला। तो मतलब पहले ये सोचना है कि ये डैमेज कंट्रोल कैसे करें, कैसे, फिर उसके बाद बोले। दीक्षित जी थोड़ा सुनने का मादा रखिए। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ, अखिलेश जी से बोलिए कि थोड़ा बोलने का भी मादा रखें। शुक्ला जी फिर बोल गए। सुन तो लीजिए पूरी बात। पूरी बात सुननी नहीं, मैंने आपकी पूरी बात सुनी लारी जी, पूरा वक्त मैंने आपको दिया। शुक्ला जी बोलिए। हिमांशु जी 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। पूरा वक्त दिया मैंने आपको, पूरा वक्त मैंने आपको दिया है। मैंने बस ये कहा कि अखिलेश यादव को मैंने पहले बोलते हुए सुना है हर मुद्दे पर, तो यहाँ पर उनको स्टैंड रखना चाहिए। अगर बयान बाद में देंगे तो सोशल मीडिया पर बोले बस। अब शुक्ला जी बोलिए। मौका नहीं दिया, बिल्कुल मौका नहीं दिया। हिमांशु जी देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। आप अखिलेश यादव से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि अपराध और अपराधी के खिलाफ बोलेंगे? मुहित खान पकड़ा गया, डीएनए टेस्ट की मांग उन्होंने तुरंत कर ली, एक बार नहीं 10 बार ट्वीट कर डाला। नवाब सिंह यादव के लिए 10 बार ट्वीट कर डाला, मंगेश यादव के लिए ट्वीट कर डाला। तो ये आपको लगता है क्या कि नौशाद खान और रफीक खान के विरुद्ध बोलेंगे अखिलेश यादव? और तारीख चिल्लाइए मत, शोर मत मचाइए, अभी बड़ा खानदानी आप बता रहे थे, खानदान सामने आ गया आप। और ये 27 का सपना भूल जाइए, 31 की तैयारी करिए, 27 में 2017 होगा। और हिमांशु जी ये इस तरह के लोगों को आप बैठाते हैं जो अपने समय में बोलते हैं फिर दूसरे के बीच में बोलते हैं। तो ये जो खानदानी इनका असर है, अभी बता रहे थे, खानदान से नहीं, इस तरह से बीच में मत बोलिए, समझ में आ गया। आपका संस्कार अब आ गया सामने, बोलने के लिए आपका संस्कार सामने आ गया। सिस्टम जानिए, न्यूज का बीच में नहीं बोलने। शुक्ला जी, उम्मीद है कि अखिलेश यादव जल्द से जल्द बोलेंगे, इस मुद्दे पर खुलकर बोलेंगे। बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। देखिए इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया। अच्छा ये बताओ, योगी का खानदान कौन सा? साधु योगी का खानदान कौन सा? काम में पकड़ा जाए तो सारे साधु समाज को नहीं कह सकते। योगी का खानदान कौन सा थे कि कोई एक मुसलमान आतंकवाद के रूप में पकड़ा जाए तो सारे मुसलमान को आतंकवादी नहीं कह सकते। लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं देंगे, ये तारीख ये एग्जाम्पल नहीं देंगे, ये एग्जाम्पल नहीं देंगे कि एक आतंकी, 2 आतंकी अगर मुसलमान पकड़े गए तो सारे मुसलमान आतंकी नहीं, ये भी एग्जाम्पल दे सकते थे। लेकिन ये साधु पे देंगे, संतों पर देंगे। तो ये जो
बात आप बोल रहे हैं तारीख में, ऐसा नहीं कोई नहीं समझता है। आप खानदान की आड़ में अपने पाप बचाना चाहते हैं और हमको और उत्तर प्रदेश की जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अखिलेश यादव का चरित्र कैसा है, अखिलेश यादव की पार्टी में कैसे लोग हैं। ये नौशाद खान और रफीक खान कोई नया नाम नहीं है। हाँ। वही कुशीनगर के बगल मऊ है जहां विजय बहादुर पाल ठीक है, एक यादव समाज की महिला अधिवक्ता के साथ रेप के आरोप में फरार है। हाँ। अच्छा सौरभ मालवीय जी, नगर अध्यक्ष भदरसा रेप के मामले में चार्जशीटेड है। नवाब सिंह यादव कन्नौज समाजवादी पार्टी का सीनियर लीडर जिसका डीएनए भी मैच हो गया। सौरभ मालवीय जी, प्रोफेसर सौरभ मालवीय जी, नहीं मेरे को एक बात से नहीं है। मुझे ये बात समझनी होगी, मुझे ये बात समझनी होगी कि आखिर ये किस तरह का व्यवहार है, क्योंकि एक तरफ नाबालिग से गैंगरेप का आरोप होता है, एक बार फिर नवाब सिंह नाबालिग से रेप का आरोप, जाहिद बेग नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, आज 14 दिन की फिर कस्टडी मिली है। वीरेंद्र बहादुर पाल महिला से रेप का आरोप, अभी तक फरार है। सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के करीबी साजिद अली पर दुष्कर्म का आरोप। इतने सारे मामले एक के बाद एक नेता के पास आ रहे हैं और आप इतना तेज हंस रहे हैं, मतलब ये उपहास, ये बहुत अजीब बात लगती है। ये सौरभ मालवीय जी, मैं आपका कर रहा हूँ, नहीं वो आप ठीक है, आप ठीक है, आप ब्राह्मणों का उपहास कर रहा हूं मैं कि पीडीए की ताकत। अब इसमें आप ब्राह्मणों पे आ जाइए, अब आप इसमें ब्राह्मणों पर आ जाइए। शोषण करने के लिए अभी तक यादव की धुनी रमा रहे थे, अभी तक यादव की धुनी रमा रहे थे, अब ठाकुर पर आए, अब ब्राह्मण कर लीजिए, आगे और क्या क्या करेंगे बता दीजिए। कैसे जलन और हसद यूरेशियंस को हो रही है, आप यूरेशियंस कैसे जलन और हसद के मारे। सुनिए ना, वो कहा गया था ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। तो आप कितना भी हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, आपके अंदर की पीड़ा आज जनता समझ रही है। सुनिए ना, आप हंस लीजिए, लेकिन आपके अंदर की पीड़ा सब समझ रहे हैं कि कितना मुश्किल से आप हंस रहे हैं। जब आप जैसे लोग उरूज पाते हैं तो अपना दिमाग का संतुलन। सौरभ मालवीय जी, वो दिख रहा है लारी साहब, दिख रहा है कि हंसते हुए जो अंदर की पीड़ा को आप दबा रहे हैं। अखिलेश यादव की ये मुस्कुराहट कहां चली गई जो अभी आप यहां पर देख रहे हैं तस्वीर पर? अखिलेश यादव की भी मुस्कुराहट नहीं दिख पा रही है कहीं। सौरभ मालवीय जी, इतने गंभीर मामले और समाजवादी पार्टी का ये रवैया सामने आ गया। निश्चित तौर पर हिमांशु जी, निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है और बहुत संवेदनशील मामला है। लेकिन मैं इस बात को पूरा करने से पहले एक बात कह दूं, टेलीविजन पर जो पार्टी का कोई पक्ष रखता है तो वह उसका फेस होता है, उसका चेहरा बन जाता है। और दुर्भाग्य से मुझे मालूम नहीं है कि ये तारिक अहमद लारी अधिकृत प्रवक्ता हैं या आज समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बोलिए। जिस कारण से भी आगे हों, आज इनका चरित्र उस पार्टी का साफ दिख रहा है। और यह चरित्र और इनकी जो लाइन है, ये जो अट्ठास कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इस लायक है या पहली बार टीवी पर बैठे हैं। जो भी हो, भगवान भला करे इनका। लेकिन अखिलेश यादव के भीतर बहुत बेचैनी और दर्द होगा। अखिलेश यादव आज बड़ा व्यथित और परेशान होंगे कि एक अल्पसंख्यक समाज के लीडर के बारे में भाई ऐसे ही परेशान होता है तुम्हारे। नहीं, कई बार मैं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ सौरभ मालवीय जी, मैं समझ सकता हूँ। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि जब उनके पास कुछ शब्द नहीं होते हैं, जब उनको कहीं सदमा लगता है, जब कहीं उनके अंदर की पीड़ा होती है, तो सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन निकलता है, हंस देते हैं बेचारे। देखा है मैंने। विक्रम सिंह जी, मामला बेहद गंभीर है, अगला एक्शन क्या होना चाहिए? अगला एक्शन ये होना चाहिए कि जैसा कि तारिक साहब ने कहा कि इनकी जड़ों में जाना चाहिए, आईएसआई से इनके संपर्क, चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। यूएपीए के अंदर एक ऐसा एक्शन हो कि एक नजीर बने, दोबारा कोई दुस्साहस न करे आईएसआई से पेंग लगाने के लिए। प्रेम जी, आप भी उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी इस मुद्दे पर अपनी बात रखें? देखिए, निश्चित रूप से बात रखनी चाहिए और उन आरोपों पर भी सख्ती से बात होनी चाहिए कि एक मामला हो तो पूरी पार्टी को जो पेंट किया जाता है तो उस पर भी जवाब देना चाहिए और सबको, बीजेपी को भी जवाब देना चाहिए कि क्या कल को ऐसा कोई मामला। और देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं कि हमने अखिलेश यादव जी को देखा है ऐसे मुद्दों पर बोलते हुए, तो जैसे बाकी के मुद्दे वो उठाते हैं, पुरजोर तरीके से बोलते हैं, ऐसे मुद्दों पर भी आए, क्योंकि बात यहां पर समाजवादी पार्टी की चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।